Hello students, you are welcome to Chemistry My Dream, and today I am here with the chapter 2 for class 10, acids, bases and salts. Okay, acids, bases and salts, these are most common terms you know. तो हम लोगों को यही जानना है कि भाई एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट जो है क्या है, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपने नाम तो सुना ही होगा एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स का। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सबसे पहले एसिड्स के लिए आते हैं। तो एसिड्स के लिए क्लास 10 में जो है आपका सिंपल सा डेफिनेशन है, कहता है कि द कंपाउंड which contains at least one replaceable hydrogen atom is called acid। मतलब ऐसा एसिड जिसमें कम से कम एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, तो वो एसिड कहलाए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ थोड़ा सा उसको डेफिनेशन यहाँ लिख दीजिए, containing at least one replaceable हाइड्रोजन एटम। मतलब कम से कम एक जो होना चाहिए रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपका HCl है, H2SO4 है, H3PO4 है ना, ETC। अब यहाँ देखिए कहता है कि इसमें कम से कम एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। तो HCl में एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, एक H है। H2SO4 में, सल्फ्यूरिक एसिड में 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है। ये देखिए, ये फास्फोरिक एसिड है, इसमें 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है ना। तो इसको अगर हम आयोनाइज करते हैं तो देखिए इस तरह से जो है इसको हम लोग आयोनाइज कर सकते हैं। वाटर में देखिए, यहाँ पर हम लोग वाटर दे दें और वाटर में ये H+ एक्वस हो जाएगा और Cl- एक्वस हो जाएगा। उसी तरह से अगर H2SO4 हम लोग लेंगे, वाटर ले लेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2H+ एक्वस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा SO4 2- एक्वस हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम H3PO4 जिसको फास्फोरिक एसिड बोलते हैं, ये अगर हम वाटर में ले लें तो 3H+ एक्वस हो जाएगा और प्लस फॉस्फेट आयन जो होता है PO4 3- ये एक्वस हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग दूसरे रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं, जो इससे ही मिलता जुलता है कि द कंपाउंड which gives hydrogen ion in aqueous solution is called acid। ठीक है, तो ये एसिड का डेफिनेशन हो गया। अगर एसिड का डेफिनेशन आपसे पूछे कि डिफाइन एसिड, तो आप जो है इस तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं, एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसिड्स। लेकिन यहीं पर थोड़ा सा एक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है। जैसे देखिए H3PO3 जिसको हम लोग बोलते हैं फास्फोरस एसिड, क्या नाम होता है, फास्फोरस एसिड। ठीक है, अब इस फास्फोरस एसिड को अगर हम लोग आयोनाइज कर दें, ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि ये फास्फोरस एसिड में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है, तो आप बोलेंगे हैज़ 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन
एटम और हाइड्रोजन आयन आप बोल सकते हैं। तो देखने में 3 हाइड्रोजन एटम लगता है, लेकिन है इसमें कितना, 2 ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होता है, जो इसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, जो आप हायर क्लास में 11 में डिटेल में देखेंगे। ऐसे अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि देखिए ये जो इसका स्ट्रक्चर है वो किस तरह से जो है आप इसको दिखा सकते हैं। देखिए, और ये होता है ऑक्सीजन। यहाँ देखिए, तो कहता है कि ये 2 हाइड्रोजन एटम जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों हाइड्रोजन एटम जो है ये रिप्लेसेबल है ना। एक हो गया ये हाइड्रोजन एटम और दूसरा हो गया ये हाइड्रोजन एटम। ये दोनों ही क्या है, रिप्लेसेबल है। दोनों ही क्या है, रिप्लेसेबल। इसका कारण है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। वो ये जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ आ जाता है ऑक्सीजन की तरफ, और हाइड्रोजन आयन जो है वो निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि तीसरा हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली फास्फोरस के साथ जुड़ा हुआ है स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो कहता है कि हाइड्रोजन और फास्फोरस का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो दोनों ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। इसीलिए हाइड्रोजन फास्फोरस से जल्दी अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या है, 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम ही है। लेकिन उससे क्या, हमको तो एक भी कम से कम चाहिए रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, जो यहाँ लिखा हुआ है कि कंटेनिंग एटलीस्ट 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। तो फास्फोरिक, ये फास्फोरस एसिड जो है वो भी एसिड है, लेकिन रिप्लेसिबिलिटी के हिसाब से आपको बतलाना होगा कि इसमें कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम हैं। तो ऐसा नहीं कि 3 हाइड्रोजन एटम देखने में लग रहा है तो 3 ही हम लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। देखने में भले ही 3 हाइड्रोजन एटम हो, लेकिन इसमें रिप्लेसेबल 2 हाइड्रोजन एटम्स ही है, जो दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू फास्फोरस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और तीसरा जो है वो फास्फोरस से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जो रिप्लेसेबल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसिड्स। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास में बेसेस का ढेर सारे एग्जाम्पल है। अब एसिड्स में भी देखिए 2 तरह का होता है। अब इसमें भी हम लोग ये कर दें, टाइप्स ऑफ एसिड्स में अगर ले लें तो पहला जो होता है वो देखिए डाइल्यूट एसिड होता है, डाइल्यूट एसिड। दूसरा जो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है। थोड़ा थोड़ा सबकी जानकारी मिल जानी चाहिए। तो डाइल्यूट एसिड में होता है कि मोर अमाउंट ऑफ वाटर रहेगा, मोर अमाउंट ऑफ वाटर, तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। और कॉन्सेंट्रेटेड में क्या हो जाएगा, लेस अमाउंट ऑफ वाटर, लेस अमाउंट ऑफ वाटर होगा, वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हो जाएगा। अब इसी में फिर 2 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे फर्दर, एक स्ट्रॉन्ग एसिड में और एक वीक एसिड में। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, एक हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में जनरली आपका क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl होता है, H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, HNO3 जो नाइट्रिक एसिड होता है ना। तो ये जो 3 एसिड है वो काफ़ी, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं। और दूसरा बाकी जो है सब के सब क्या हो जाएंगे, वीक एसिड्स हो जाएंगे। और वीक एसिड्स में 2-3 एसिड्स का नाम लिख लीजिए, जैसे कार्बोनिक एसिड
H2CO3 होता है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। इसके बाद जो है एसिटिक एसिड ले लीजिए, CH3COOH होता है। और भी जो है देखिए फॉर्मिक एसिड होता है, HCOOH होता है। ये सब ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। तो ये ऑर्गेनिक एसिड्स जितने भी होते हैं वो सब के सब वीक होते हैं। बाकी जो है आप कुछ इनऑर्गेनिक एसिड्स भी ले सकते हैं, उसमें भी वीक एसिड्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे H2CO3 आपने लिया कार्बोनिक एसिड। तो इस तरह से एसिड्स में दो तरह का, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, या फिर इसको फर्दर आप डिवाइड कर देते हैं डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है आपको माइंड में जो है बना लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं थोड़ा बेस में आ जाते हैं, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में आएंगे। तो थोड़ा सा हम लोग जो है बेसिस के लिए पहले आ जाते हैं। देखिए हम लोग आते हैं बेस में, देखिए तो बेसिस के लिए क्या है कि द सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है ना, वो देने वाले जो है क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे वाटर में। या फिर उसको बोल सकते हैं हम लोग कि द कंपाउंड कंटेनिंग एटलीस्ट वन रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन। वहाँ था हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर क्या हो जाएगा हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन। तो देखिए जरा यहाँ पर होगा दैट गिव हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन, दोनों में से कुछ भी हम लोग बोलते हैं। देखिए OH माइनस ये होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखिए एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा NaOH, CaOH होल 2, AlOH होल 3, ठीक है। कहीं कहीं पर आपका PbOH होल 4 हो जाता है, ETC। ये देखिए ये सब के सब क्या है आपके बेसिस हैं, ठीक है। तो ये तो हाइड्रोक्साइड के हिसाब से आपका बेस हो गया कि दैट गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन इन वाटर एक्वस सॉल्यूशन। तो जैसे मान लीजिए आपने NaOH लिया और ये यहाँ पर जो है वाटर ले लीजिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हमने वाटर ले लिया, H2O ले लिया, तो ये हो जाएगा Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, ठीक है। उसी तरह से आपने अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, वाटर ले लिया, तो Ca2 प्लस एक्वस प्लस 2OH माइनस एक्वस। तो इस तरह से जो है आप जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं सबको आयोनाइज कर देंगे तो आपका हाइड्रोक्साइड आयन भी मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा जो इसका एक और डेफिनेशन है वो सिंपली क्या है कि ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर generally bases, generally bases। अब देखिए एक सिंपल डेफिनेशन ये भी है कि ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर जनरली बेसिस। अब ये जो डेफिनेशन है वो केवल हाइड्रोक्साइड पर है, ऑक्साइड पर है नहीं। लेकिन अगर आप चाहें जैसे सोडियम, तो देखिए सोडियम का ऑक्साइड जो होगा वो क्या होगा, देखिए
Na2O हो जाएगा सोडियम का ऑक्साइड, और सोडियम का हाइड्रोक्साइड जो होगा वो NaOH हो जाएगा, दोनों ही बेस हो जाएगा। कैल्शियम का ऑक्साइड CaO होता है और कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड CaOH होता है। ठीक है, तो इस तरह से ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड सब के सब क्या होते हैं, बेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है एक चीज़ याद रखना होगा कि वाटर soluble bases are called alkali. वाटर soluble bases are called alkalis. तो कहने का मतलब जो भी बेस वाटर soluble होगा वो सब क्या हो जाएंगे, एल्कलीज हो जाएंगे। और जनरली एल्कलीज में जो है आपके क्या क्या होते हैं, देखिए NaOH होते हैं, KOH होते हैं, तो ये सब जो है वाटर soluble बेसिस होते हैं। अब जैसे मान लीजिए Na2O, अगर मान लीजिए Na2O अगर ये बेस है, तो अगर इसको हम वाटर में डिजॉल्व कर दें तो आप जानते हैं कि ये क्या बन जाएगा, 2NaOH बन जाएगा। ठीक है, तो ये बेस है, वाटर soluble है, तो ये क्या बन गया, अल्कली बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आप चाहेंगे, जैसे ये बेस है, ठीक है, ये वाटर है, इसमें डिजॉल्व करके ये क्या बना दिया, अल्कली बनाया। ठीक है, ये वाटर soluble हो गया। यहाँ पर जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर soluble बोलेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ऑल अल्कलीज आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कली, ओनली वाटर soluble बेसेस आर कॉल्ड एल्कलीज। तो ये जो है आप पढ़ते भी हैं, पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, अभी आपने सामने में भी देख लिया। ठीक है, कि ये जो है वाटर soluble है, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, अल्कली भी है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका बेस हो गया। अब इस बेस में भी है ना, चलिए यहीं पर आपको हम बतला देते हैं, दो तरह का वहाँ भी बेस हो जाएगा। देखिए पहला होगा स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस की जब भी बात होगी तो आप सबसे पहले NaOH ले लीजिए, KOH ले लीजिए। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस में आपको जानना है, और बाकी जो है वो वीक बेसिस हो जाएंगे। वीक बेसिस जहाँ पर आपने अभी अभी लिखा है AlOH होल 3 है ना, FeOH होल 3 या होल 2 जो भी है वो आप लिख सकते हैं। ये सब के सब क्या है, वीक बेस में आ जाए। ठीक है, उसी तरह से अगर आप मान लीजिए इसके अलावा आप लिखते हैं डाइल्यूट बेस, का मतलब क्या हुआ, मोर अमाउंट ऑफ वाटर, जैसा कि हमने एसिड में लिखा था, इसमें मोर अमाउंट ऑफ वाटर हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड बेस, कॉन्सेंट्रेटेड बेस, तो इसमें हो जाएगा लेस अमाउंट ऑफ वाटर होगा, लेस अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो उसमें भी हम लोग डाइल्यूट बेस और कॉन्सेंट्रेटेड बेस में उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एसिड्स एंड बेसिस हो गए। अब कहता है कि इस एसिड और बेस को हम लोग अगर मिला दें तो क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास में एक और टर्म आता है, और वो टर्म देखिए क्या है, सॉल्ट।
तो सॉल्ट जो है इट इज ए मिक्सचर ऑफ बल्कि एक कॉम्बिनेशन दे, मिक्सचर मत दीजिए, अभी यहां लिखिए it is formed by the combination of एसिड एंड बेस, जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन को हम लोग ऐसे न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, और उस कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एसिड प्लस बेस, अब यहाँ पर हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन। रिएक्शन का नाम क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और ये बन जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, तो ये जो है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा एसिड और बेस के बीच में, तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। अब जैसे मान लीजिए कोई भी एसिड ले लीजिए, सपोज कीजिए हमने H2SO4 ले लिया, प्लस कोई भी बेस ले लीजिए, हमने एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, देखिए ये बेस ले लिया। अब इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो क्या बन जाएगा, देखिए ये हो जाएगा Al2SO4 होल 3, एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा, जिस एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 होल 3 होगा, जो मैंने पहले ही चैप्टर 1 में आपको बताया था कि केमिकल इक्वेशन का काम जो है चैप्टर 1 हो, चैप्टर 2 हो, चैप्टर 3, सब में उसकी ज़रूरत होगी। तो देखिए यहाँ पर ज़रूरत हो गई है, एल्युमिनियम सल्फेट ये होगा और प्लस वाटर होगा। ठीक है, तो एल्युमिनियम सल्फेट देखिए इस तरह से आप इसको 3 सल्फेट है तो यहाँ 3 कर दीजिए, और 2 एल्युमिनियम है तो यहाँ 2 कर दीजिए, और देखिए यहाँ पर जो है आपका 6, अगर हम लोग यहाँ हाइड्रोजन कर दें तो 12 हाइड्रोजन एटम हो जाता है, 6 यहाँ पर और 6 यहाँ, और बाकी ऑक्सीजन जो है 4 3 जा 12 हो गया और 6 18 हो गया। तो 18 ऑक्सीजन इधर भी है, देखिए 4 3 जा 12 प्लस 6 ऑक्सीजन, तो 12 ऑक्सीजन 18 ऑक्सीजन भी जो है हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये बैलेंस भी हो गया, और क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। तो सॉल्ट बनाने के लिए और भी कई प्रोसेस हैं, लेकिन ये कॉमन प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा जो है आपका क्या बनेगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, और साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट में वाटर भी निकलेगा। ठीक है, और सॉल्ट बनाने के लिए ढेर सारा प्रोसेस भी है। अगर हम लोग को सॉल्ट बनाना है तो दूसरा देखिए, मेटल के साथ अगर कोई एसिड का रिएक्शन होता है तो वहाँ भी क्या होता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलने की संभावना होती है, हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर देखिए मेटल ले लीजिए, जैसे जिंक ले लिया आपने, और एसिड में HCl ले लीजिए, तो बताइए क्या हो जाएगा, जिंक क्लोराइड होगा, ZnCl2 होगा, प्लस हाइड्रोजन गैस जो है ये निकल जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। तो अब यहाँ पर जो है आप 2 दे करके बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन अब इसको आप एक्सपेरिमेंटली भी डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या कीजिए कि बर्निंग मैच स्टिक ले जाइए टेस्ट ट्यूब के पास, और देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस अगर निकल रही होगी
तो पॉपिंग साउंड जो है ना, वो देगा बर्निंग मैच स्टिक के साथ। आप कहेंगे कि हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड, है ना। तो इस तरह से जो है आप ये भी देखिए, यहाँ ये सॉल्ट हो गया जिंक क्लोराइड और वो हाइड्रोजन गैस हो गया। तो ऐसे ऐसे ढेर सारे रिएक्शंस जो है आपको मिलेंगे जिसमें सॉल्ट आपका बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट भी आप देखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। और टाइप्स ऑफ सॉल्ट जो आपको पढ़ना है वो किस रूप में पढ़ना है वो देखिए। पहला है जैसे एसिडिक सॉल्ट। ये एसिडिक सॉल्ट कहाँ से बनेगा, ये कहता है, ये आएगा, यहाँ लिखेंगे, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से बना हुआ जो सॉल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड में, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया H2SO4, हमने लिखा था कि H2SO4, HCl, HNO3 ये सब के सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। तो इसके साथ जो है कोई वीक बेस ले लीजिए। जैसे मान लीजिए वीक बेस में हमने ले लिया है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो बताइए इसमें जो आपका NH4 अमोनियम सल्फेट जो बनेगा, NH4 ठीक है, प्लस वाटर जो होगा, ये तो आप लिख ही लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 कर दीजिए तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ भी 2 कर देंगे तो देखिए आपका जो है ये बैलेंस हो जाता है, ठीक है। देखिए बिल्कुल बैलेंस है। तो ये जो सॉल्ट होगा, ये सॉल्ट क्या कहलाएगा, एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा, एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ आप देख रहे हैं, ये जो है यहाँ पर लिख देना होगा, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या है, वीक बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से जो सॉल्ट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। उसका पीएच वैल्यू अगर टेस्ट करेंगे तो 7 से कम होगा, जो पहले भी हम कुछ बताए हैं, या नहीं तो फिर जो है पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे। इसके बाद जरा ये सब चीज़ हम लोग देख लें। दूसरा जो है आपका क्या होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। अब बेसिक सॉल्ट तो आप जान ही रहे हैं, ये कहाँ से आएगा, दैट इज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड हम लोग ले लेंगे। अब स्ट्रॉन्ग बेस में अभी अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि मान लीजिए हमने NaOH ले लिया, प्लस हम लोग वीक एसिड में जैसे मान लीजिए CH3COOH ले लिए, एसिटिक एसिड, तो ये क्या बनेगा, ये सोडियम एसीटेट बन जाएगा। देखिए CH3COONA हो जाएगा सोडियम एसीटेट, प्लस H2O, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसको, ये देखिए ये वेल बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये सोडियम एसीटेट हो गया। लेकिन याद रखिए कि हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वो सही होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका सारा एफर्ट जो है वो बेकार हो जाएगा। तो इस तरह से ये बेसिक सॉल्ट हो गया। और तीसरा जो है वो होता है न्यूट्रल सॉल्ट। तो देखिए ये न्यूट्रल सॉल्ट जो है ये कहाँ से मिलेगा, ये होगा फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। इसमें दोनों ही स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हम थोड़ा सा इधर आकर के आपको दे देते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, जैसे HCl
स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। इस दोनों को जैसे ही हम लोग मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, NaCl न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा प्लस ये वाटर हो जाएगा। तो देखिए इसको जो है हम यहाँ से ऐसे जो है ले आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका तीनों तरह का जो है सॉल्ट मिल जाता है। तो ये सॉल्ट का नेचर जो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल होगा, दिस डिपेंड्स ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। तो अगर एसिड स्ट्रॉन्गर होगा तो एसिडिक सॉल्ट, बेस स्ट्रॉन्गर होगा तो बेसिक सॉल्ट, और दोनों ही स्ट्रॉन्ग होगा तो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। हमने आपको सब कुछ बता दिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, इसकी जानकारी पहले ही मैंने दे दी है। तो इसीलिए आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होने की बात नहीं है। तो इस तरह से एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो हम लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट क्लास जो हमारा इसमें होगा वो पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन होगा, जहां हमको एसिड, बेस और सॉल्ट का देखेंगे कि पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच स्केल भी वहां पर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप जो है केमिस्ट्री माय ड्रीम को सब्सक्राइब करते हुए अपना जो है प्रॉब्लम दूर करते रहिए, और वो ड्रीम देखिए कि बोर्ड में आपका अधिक से अधिक नंबर केमिस्ट्री में पहले आ जाए, क्योंकि मैं अभी केमिस्ट्री में आपको हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। तो ओके, ऑल द बेस्ट।